हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपकी सीटेट की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और इसी बीच में आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वह है हमारा अगला चैप्टर, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। और यहाँ से समझते हैं कि इस विषय में, इस टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है। एक कहानी के माध्यम से एनसीईआरटी हमेशा आपको समझाती है। पहले एक छोटी सी कहानी दी है, उसके बाद आपको चैप्टर से कनेक्ट करेगी। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब देख करके बड़ा मज़ा आने लगा। अब हम लोग बात करते हैं उस लोहे की, जो लोहा प्रयोग हो रहा था वो मिला कैसे। तो लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। अब ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोहे का प्रयोग है वो 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। इसके बारे में आपने अध्याय 4 में पढ़ लिया है। इसके बारे में कहा जाता है करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल जो है मिलते हैं। लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि में जो उत्पादन की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो, ये जो इमेज बना है बहुत अच्छे से देखें। ये आपको कुल्हाड़ी है और ये भी काटने का औजार ये भी लग रहा है। हंसिया कुल्हाड़ी और ये हंसिया है, ये कुल्हाड़ी है। और संडसी, ये संडसी है जो आपको दिखाया जा रहा है। अगला टॉपिक है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, जिसमें एक सिंचाई प्रमुख है। भाई सिर्फ लोहे के औजार से थोड़ी कृषि उत्पादित हो जाएगी। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि कर कहाँ से मिलता भैया। जिस तरह कृषि के विकास के लिए नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। कृत्रिम जलाशय आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है। और आगे कह रहा है लोगों के द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला। अब ये एक मॉड्यूल्स है जो आपको भरना है, तो ये आप लोग पढ़ के कर सकते हैं। अभी हम लोग चैप्टर को देखते हैं। पहले गांव में कौन रहते थे, आइए समझते हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। देखिए, अगर मैं नक्शे की बात करूं, यह है हमारा भारत, यह है आपका उत्तरी हिस्सा और यह है आपका दक्षिणी हिस्सा। यहाँ आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला और साधारण हलवाहों को उड़वार, भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार और अधिमाई कहलाते थे। समझ में आ रहा है? देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम या भोजक कहलाता था। यहाँ ये उत्तर में, अभी तक हमने दक्षिण के बारे में जाना, अब उत्तर के बारे में। ये तमिल क्षेत्र है। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहा करते थे। इसका मतलब यहाँ जो है वो पूर्वजों की तरह ट्रांसफर हो रहा था, यानी यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। जिसके पास सबसे ज़्यादा जमीन होती थी उसे ही ग्राम भोजक मान लिया जाता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा कर भी वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। भाई जाहिर सी बात है, शासन सत्ता में जिसका बोलबाला ज़्यादा, सत्ता उसको मिलती थी। न्यायाधीश का काम और पुलिस का भी काम इनको मिल जाया करता था। ग्राम भोजक के अलावा स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। तो स्वतंत्र कृषक जो होते थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास, कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी आजीविका चलाना पड़ता था।
आगे की बात करते हैं। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी थे। तो देखिए अब एक शब्द आया है शिल्पकार, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए शिल्पकार में कौन कौन आता है। लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, ये सब शिल्पकार हैं। आगे कहा जा रहा है प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं और ये करीब 2300 साल पहले लिखी गई। इन्हें संगम क्यों कहा जाता है? क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नगर क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना है, ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। तो संकलन किसने किया है? बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु कौन होते थे? हमने कल आपको पिछले चैप्टर में बताया था ना, जो अपना घर बार छोड़ देते थे और आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें बताया गया कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे अमीर बन जाता है। तो आइए इस जातक की कहानी मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें कहा जाता है कि कुछ जो है एक गरीब युवक रहता था जिसके पास एक मरा चूहा था, उसके अलावा कुछ था नहीं। और उसने एक भोजलाने वाले को जो है उसने एक चूहा जो था एक सिक्के में भोजनालय वाले को जो बिल्ली रखा था उसको बेच देता है। उसके बाद इसी तरीके से कहानी आती है। आगे चल करके वो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक अमीर आदमी बन जाता है। तो इस कहानी से आपको कोई लेना देना नहीं है, कहानी नहीं आएगी। आगे चलते हैं। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। गांव, शहर, फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां अक्सर लोग रहा करते थे। आगे देखते हैं। मैं आपको कुछ इमेज दिखा रहा हूँ। ये है आपका इमेज, ये देखिए। दिल्ली में मिला एक वलयकूप है। ये वलयकूप आपको दिखाया गया है। हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है आपको देखना है। उसके बाद नीचे सांची की मूर्तिकला, ये जो दिखाया गया है यह मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, वे ईंट की बनी है या लकड़ी या पत्थर से। क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो जब आगे देखते हैं प्यारे साथियों, आगे हम लोग कुछ ये आपको इमेज दिखाया गया है। आप बहुत ध्यान से इसका इमेज देख सकते हैं। तो कैसे इसको उकेरा गया है। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी जैसा तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। तो वलयकूप का उपयोग किस लिए? गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए, कूड़ा इकट्ठा करने के लिए। और ये होता कहाँ था? ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों, आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी और खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ के नाविकों एवं यात्रियों का विवरण भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया है उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 में भरूच ढूंढो और उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। तो ये उसने एक वर्णन किया है। बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बेरीगाजा किसका यूनानी नाम है? तो भरूच का है। बेरीगाजा की सकड़ी खाड़ी में समुद्र में आने वाले के लिए नाव चला पाना बहुत कठिन होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्के का आयात होता था। किसका किसका आयात? शराब का, तांबा का, टिन का, सीसा का, मूंगा का, पुखराज का, कपड़े का, सोने का, चांदी का। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथीदांत, गोमेद, कर्नीलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ से निर्यात होते थे।
आयात क्या होता था, निर्यात क्या होता था, ये आपको जानना जरूरी है। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट और महीन कपड़े जो है लाया करते थे। सिक्कों के इतिहास पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैं ये सिक्का आपको दिखाता हूँ। इस सिक्कों को ध्यान से देखिए, इसमें ठप्पा लगा हुआ है, किसी किसी चीज़ का ठप्पा उकेरा गया है, इससे पता चलता है। और यहाँ भी आपको कुछ इमेज दिखाई देंगे। आइए थोड़ा इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। प्यारे साथियों, कहा जाता है आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदी तक ये प्रचलन में रहे। अब पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत मतलब ठप्पा मारा गया है। तो ठप्पा मारे जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। आहत मतलब ठप्पा मारना होता है। विनिमय के साधन के लिए कविता दी गई है, तो कविता पे हम लोग समय नहीं व्यस्त करेंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। कहा जा रहा है नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। जैसे आज शहरों में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, वैसे उस समय भी होती थी। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, 2500 साल से भी ज़्यादा समय एक महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी और अनेक मंदिर थे। आसपास किसान पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। अब क्वेश्चन यही पूछेगा कि मथुरा कुषाणों की कौन सी राजधानी थी, या मथुरा किसकी राजधानी बनी दूसरी कुषाणों की। इसके बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार, जैन मंदिर है। कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र इसको माना जाता था। आगे बात करते हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। अभिलेख का मतलब क्या होता है? पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ। अभि का मतलब पत्थर, लेख का मतलब लिखा हुआ। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियां तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों के नामों का भी उल्लेख आपको मिलेगा। अब हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे वो होगा उत्तर काले चमके पात्र, NBPW। यह एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे की तरह चमक प्रदान करती थी। अब हम लोग बात करते हैं शिल्प तथा शिल्पकार की। प्यारे साथियों, शिल्प तथा शिल्पकार, शिल्प और शिल्पकार क्या है? पुरास्थलों ने शिल्पों के नमूने पाए हैं। मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। उत्तरी काले चमकीले पात्र जिसको कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से पता चलता है, कपड़ों का उत्पादन बेहद महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम किया करते थे कपड़ा उत्पादन के लिए। प्यारे साथियों,
अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना। 3 काम करते थे। जो शिल्पकार की श्रेणी, जो शिल्पकारों का क्या काम था, तो इनकी जो श्रेणियों का काम था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना। जो संघ बना रहे हैं, जैसे 10 व्यापारी मिलकर संघ बना लिए, उसे ही श्रेणी कहा गया। अब 10 ने काम बांट लिया। कुछ ने प्रशिक्षण देना शुरू किया लोगों को, कुछ ने कच्चा माल उपलब्ध कराया और कुछ ने तैयार माल को बेचा। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा करते थे। धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था। फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को भी ये दिया जाता था। सूत कातने और बुनने के नियम की एक कहानी यहाँ आपको मिलती है, आइए देखते हैं। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्यायशास्त्र में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवा, सक्षम, असक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्ध वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और काश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। इन्हें इनके काम के गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक श्रम देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, वे दासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा सकती थी और फिर तैयार माल उनको भिजवा सकती थी। वे औरतें कारखाने तक जा सकती थी। उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक श्रम मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा भी मिलती थी। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया है तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकमेडु का मानचित्र 7 में कहा है, अरिकमेडु पुदुचेरी में। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी गई जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकमेडु एक पत्तन था। पत्तन का मतलब पोर्ट, बंदरगाह था। दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला, संभवतः गोदाम रहा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब, तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली या चिकनी मिट्टी दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन रोम का था, किंतु वे यही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ये आपको अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने हाईलाइट किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।